नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एससीएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, देश इस समय स्थान स्थान पर हिंसा की आग में जल रहा है। बात मणिपुर की नहीं है, बात गोवा से उठते हुए वहां के चीफ मिनिस्टर के वक्तव्य की नहीं कि वहां पर जो पुर्तगीज विरासत है उसके नामो निशान मिटाने की बात हो रही है। महाराष्ट्र के अंदर टीपू सुल्तान, औरंगजेब, बल्कि ये हो गया है कि अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर अपनी डीपी औरंगजेब और टीपू सुल्तान की लगा रहे हैं तो आपको समाज में विद्वेष फैलाने के लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। यहां तक बात पहुंच गई है। इसके अलावा उत्तराखंड में एक किस्म से क्या कहा जाए, दुकानों पे, घरों पे क्रॉस लगाए जा रहे हैं। क्या ये एथनिक क्लींसिंग का एक हिस्सा है? तमिलनाडु ने सीबीआई को बैन कर दिया कि हमारे यहाँ ऑपरेट नहीं कर सकते। वहां भी ईडी की पहुंच हो गई है, क्योंकि अब किसी और अपनी स्टेट में तो ईडी जाती नहीं है जो इनकी अपनी है, एमपी हो या फिर असम हो या फिर बाकी स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश वगैरह। एक बहुत जल्दबाजी नजर आ रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और 30 दिनों के अंदर अंदर उसके ऊपर मंगाए गए हैं सारे के सारे लोगों से स्टेटमेंट्स की। अगर कुछ कहना चाहते हैं 30 दिन में कर दें। ऐसा लगता है कि इसी मानसून सेशन में इसको इंट्रोड्यूस करने की एक जल्दबाजी है। सेडिशन के ऊपर जल्दबाजी में एक रिपोर्ट ली गई है जिसमें उसके जो सारे प्रावधान है उनको और कड़ा करने की बात की गई है, और 7 साल से लेकर 20 साल तक उम्र कैद की बात की जा रही है उसमें। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जहां पर, जब मैंने मणिपुर की रिकॉर्डिंग की सत्यजीत के साथ, जो यूएनआई के चीफ हैं, उन्होंने कहा कि आज मणिपुर को जलते हुए महीने से ऊपर हो चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि वहां पर आप शांति स्थापित रखिए, वहां पर हिंसा मत कीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज शांति बनाए रखिए। बोलता है आज मणिपुर में हमें ये एहसास होना शुरू हो गया कि हम भारत के हिस्से नहीं है। और ये जो पत्रकार थे वो मैतेई समुदाय के हैं, और बोलते कुकी हमारे भाई हैं जो मोस्टली क्रिश्चियंस हैं, उसमें नागाज भी हैं, मणिपुरी भी हैं। ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं मणिपुर में कि प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य आज तक मणिपुर की हिंसा पे नहीं है। कल परसों भी 9 व्यक्ति मारे गए, 10 घायल हुए, उनके एक मंत्री थे, उनका भी अटैक हुआ है। ऐसा लगता है कि पूरा भारत कोने कोने से एक हिंसा की आग में जल रहा है। घृणा, विद्वेष, लूटपाट, हिंसा, एक क्या कहूं कि मैं, एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जहां देश जो है ना, सामाजिक रूप से बिखरने की ओर चला गया है। किसी को चिंता नहीं है। अमित शाह वहां जाते हैं, खाली हाथ वापस आ जाते हैं। समझ नहीं आता कि वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा क्या करने जा रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए खास तौर से मैं एक नॉर्थ ईस्ट पर एक टिप्पणी जरूर चाहूंगा अपने एक विशेष मेहमान से, लेकिन पहले तारुफ करवा देता हूं सभी मेहमानों का। हमारे साथ हैं आज नॉर्थ ईस्ट से मंजर आलम साहब, साथ में आलोक भदौरिया जी, सुनील शुक्ला जी, अनिल जैन जी और धनंजय कुमार जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और जय हिंद आप सबको। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा मेरे नॉर्थ ईस्ट के मित्र मंजर आलम साहब का। मंजर साहब, जो नॉर्थ ईस्ट में घटा है बहुत बुरा है। वहां की एक क्रिश्चियन संस्था है, उसका एक लेटर भी आया है। अब पता नहीं सच है झूठ है, या कितना सच है कितना झूठ है, कि 250 से अधिक चर्चेस को जलाया गया है वहां पर। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं। उनका ये लेटर आया है, शायद मंत्रियों के नाम पर है। इस लेवल की हिंसा, और अब वो फैलते फैलते नागालैंड पहुंच रही है, क्योंकि उसमें कुकी और नागा समुदाय दोनों ही पहाड़ियों में रहते हैं, तो दोनों के अंदर ही एक घृणा की स्थिति पैदा हो रही है। ये क्या हो रहा है? कौन आग लगा रहा है वहां पर? देश जल रहा है, प्रधानमंत्री चुप है, बिल्कुल चुप है। एक ऐसी चुप्पी, बल्कि हमारे सत्यजीत साहब ने तो यहां तक कह दिया कि शायद प्रधानमंत्री को लगता है कि सारी जो आग लगी हुई है मणिपुर में, ये किसी विदेश में या विदेशी देश में लगी हुई है, हमारे देश में नहीं है। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है। यहां तक लोगों के अंदर एक तरह से कहा जाए तो वक्तव्य निकल कर आ रहे हैं। मंजर आलम साहब, सबसे पहले आपकी टिप्पणी होगा। गौरव साहब, देखिए, नॉर्थ ईस्ट में लोगों के अंदर एक ऐसी भावना तो शुरू से रही है सभी राज्यों में कि केंद्र जो है हमें वो नेग्लेक्ट करता है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं और उसको कंट्रोल करने में केंद्र असफल होता है या केंद्र उसको नजरअंदाज करता है, तो ये भावनाएं और बढ़ती जाती हैं। जहां तक मणिपुर का सवाल है, मणिपुर एक आतंकग्रस्त राज्य रहा है, ये सब आप जानते हैं, और पिछले 45 दिनों से वहां हिंसा का दौर जारी है।
एक दिन भी ऐसा नहीं गया है कि जब घटनाएं नहीं घटी हों। यहाँ तक कि होम मिनिस्टर के रहते हुए भी घटनाएं घटी हैं। और ये जो आप लेटर की बात कर रहे हैं, वो लेटर हम लोगों के पास भी आए हैं। उसकी तो हम नहीं जी। बता सकते हैं कि कितनी ये हुई है, क्षति हुई है। लेकिन दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई है। जिसे मौका मिल रहा है, दोनों ग्रुप एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब घटनाएं घट चुकी हैं, आपस में दो भाइयों में लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो गार्जियन क्या कर रहा है? यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि गार्जियन आखिर चुप क्यों है? दोनों भाई एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी शक्ति है या कौन सा ऐसा ताकत है जो उन्हें रहने नहीं दे रहा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हर किसी को सोचना चाहिए। अगर ये 45 दिन से जो हिंसा का दौर जारी है, अगर ये नॉर्थ ईस्ट छोड़ करके किसी और राज्य में होता, तो आज तस्वीर वो नहीं होती, हाल वो नहीं होता जो आज है। ये बहुत अच्छी बात है एक कि ये हिंसा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट तक, मणिपुर तक सीमित है। लेकिन अब वहां के लोगों ने, जो मैती समुदाय हैं और जो कुकी समुदाय है, उनके अगर आप सोशल मीडिया पर कैंपेन देखेंगे तो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि हमें अब मैती के साथ नहीं रहना। उन्होंने एक ड्राइंग सर्कुलेट किया है जिसमें बीच में एक लाइन खींच दी गई है, ऊपर मैती कुकी को दिखाया जा रहा है और नीचे मैती को दिखाया जा रहा है। तो ये भावनाएं जो भड़की हैं, इसके जिम्मेदार कौन है, ये सोचने वाली बात है। इससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि मणिपुर जो राज्य है वो बिल्कुल एक स्टेडियम की तरह है। अगर आप उसे इस तरह से देखें कि जो स्टेडियम में जो बीच में जो ग्राउंड होते हैं जहां खिलाड़ी खेलते हैं, वो मैती समुदाय है, वो इम्फाल वैली है जहां पर मैती समुदाय के लोग रहते हैं। और जो चारों तरफ गैलरीज है जिसमें दर्शक बैठते हैं, वो चारों तरफ हिल्स है जिसमें कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। तो अब इस तरह के जो हालात बने हैं और लोग किसी भी कीमत पर अलग होना चाहते हैं। कई विधायकों ने, जिसमें बीजेपी के भी विधायक शामिल हैं, उन्होंने भी अमित शाह को लिख कर दिए हैं कि भाई यहाँ पर एक अलग प्रशासन की मांग उन्होंने की है। तो जिस तरह से ये मांग बढ़ती जा रही है और अब हमें लगता है कि मणिपुर के हालात जो है इतने बिगड़ चुके हैं कि वो सरकार के काबू से बाहर है। जब तक वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता, वहां फौज तो उतार दी गई है, लेकिन फौज को पूरी तरह से छूट नहीं दी जाती। मणिपुर के हालात अब जो है वो काबू में आना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। वोरा साहब, ये एक चीज और पूछ रही थी मंजर आलम साहब कि हमारा जो मणिपुर का बॉर्डर है म्यांमार के साथ में, करीब मेरे ख्याल से जो खबरें मेरे पास है, शायद 400 किलोमीटर के आसपास का है। टोटल अनमैन्ड है वो। कोई भी यहाँ से वहां जाता है, वहां से यहाँ आता है। वहां उस साइड में जो म्यांमार की जो मार्केट है, वहां भी लोग खरीदारी करने चले जाते हैं, वहां के लोग इधर आ जाते हैं। कुकी समुदाय के लोग ज्यादा है और वहां पर अफीम वगैरह की प्लांटेशन भी काफी आ रही है जंगलों को खराब करके, तो वो इंटरेस्ट भी है। दूसरी बात, हथियारों की कांस्टेंट सप्लाई है चाइना से वाया म्यांमार होके, क्योंकि वहां मिलिट्री जुंटा का सारा जो है रूलिंग है, तो वो तो कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो विषय है, कहीं ना कहीं हिंदू क्रिश्चियन में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एग्जैक्टली मैती के अंदर भी क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम्स भी हैं और बाकी धर्मों के लोग भी हैं, हिंदू भी हैं। तो कुछ लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन शायद ट्राइबल वर्सेस वैली तो है गया और वो अब अपना लैंड भी चाहते हैं। तो क्या केंद्र उसके प्रति संवेदनशील है? मुझे नहीं लगता। प्रधानमंत्री की एक ऐसी चुप्पी है कि ये सारी घटनाएं म्यांमार में हो रही हैं, भारत में नहीं हो रही हैं। इस चुप्पी के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये है जो लोगों के अंदर की जो भावना है कि हमें अलग करो, या मैती को अलग करो, कुकी को अलग करो, हमें अलग प्रशासन चाहिए। ये प्रधानमंत्री की चुप्पी के कारण ही ये भावना और तेज होते जा रही है। और जहां तक जो सवाल आपने कहा कि वो बॉर्डर खुला हुआ है, वहां से जो आर्म्स आते हैं, तो ये सब कुछ ये आज की बात नहीं है। ये जब से मणिपुर विलय हुआ है भारत के साथ, उसके साथ ये लगातार जारी है। और अफीम की जो खेती होती है वो भी लगातार जारी है। तो ये आज की बात नहीं। आज जो बात हुई है वो ये है कि जैसे कि 19 अप्रैल को, शायद 19 अप्रैल को जो हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था, केंद्र राज्य सरकार को ये कहा गया था कि मैती समुदाय को भी जो एसटी का दर्जा देने पर सोचना चाहिए सरकार को। तो जो जनजाति है, कुकी ट्राइब्स के लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि वो वैली के चारों तरफ
पहाड़ों पर बसे हुए हैं, वो कम शिक्षित हैं, उनके पास रोजगार की कमी है, उनके भी उन जो 40 विधायक हैं वो करीब वैली से आते हैं, उनके वहां से सिर्फ 20 विधायक आते हैं, तो वो ऐसे ही पिछड़े हुए हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर मैती को भी एसटी का दर्जा दे दिया जाता है तो उनके पास असर रसूख है, उनके पास वसाइल है, वो शिक्षित हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो वो पहाड़ों पर चले आएंगे, जमीन खरीद लेंगे और जो उनका दबदबा जो अभी तक वैली में है वो पहाड़ों पर भी आ जाएगा और फिर कुकी जो है किसी तरह से वो पीछे ढकेलते चले जाएंगे। ये एक डर है, एक उनका खौफ है। अब ये सरकार की नीति और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको इस खौफ के प्रति उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए, उनको अब एतमाद में ली जाए कि भाई ऐसा नहीं होगा अगर उनको एसटी का दर्जा दिया भी जाता है। लेकिन अभी जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं और अब ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के हाथों से निकल चुका है। आपने देखा कि जब केंद्र सरकार ने पीस कमेटी बनाई तो खुले शब्दों में लोगों ने बहिष्कार किया है पीस कमेटी का और साफ शब्दों में कहा है कि जब उसमें मुख्यमंत्री शामिल किया गया तो किससे पूछ के किया गया, तो वो उनको बहिष्कार कर दिया, पीस कमेटी में कोई लोग शामिल ही नहीं हो रहे। तो आखिर केंद्र सरकार के पास अब कोई रास्ता बचा ही नहीं। वोरा साहब।